हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पे। तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बीपी। तो चलिए शुरू कर। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आने का भी कॉज कौन है? तो इसका भी कारण तो वही आर एल बीपी। कॉज क्या है इसका भी? आर एल बीपी। वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हुई है उसी का कारण हुआ है, तो एक कॉज हो गया। बट एक चीज और याद रखनी है कि अंडर द टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो सिमिलर टू द आरएलबीपी, जब आरएलबीपी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा था, तो एलिवेशन ऑफ बीपी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब एलिवेशन ऑफ बीपी का कॉज क्या है? तो ये भी आरएलबीपी है। तो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हमको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन जानना होगा कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जानने के लिए आप पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे भी क्लियर हो जाएंगी। तो लिखिए, द टेम्परेचर ऑन विच वेपर प्रेशर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स किसके बराबर होना पड़ेगा उसको? तो चाहे 1 एटमॉस्फेयर या अप्रोक्स 1 बार या 1.013 बार भी कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1.013 बार प्रेशर के बराबर। तो जब वो दोनों बराबर हो जाएं तो उस केस में क्या कहेंगे उसको, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को, इज कॉल्ड बीपी ऑफ दैट लिक्विड। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जब भी हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन का बीपी निकाल रहे हैं तो उसको टेम्परेचर इतना इंक्रीज करना है कि उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक, कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो एक बार आप फिर से लिख लेंगे, द टेम्परेचर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका हम अभी रह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इक्वल टू होता है 1.013 बार, अप्रोक्स 1 बार भी कह सकते हैं। अगर इस प्रेशर पे पहुंचा दे हम अपने वीपी को, तो वो जो टेम्परेचर जिस पे पहुंचेगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इतना समझ गए तो एक और चीज फिर से जो हर बार हम करते हैं, याद कीजिए अपना टेस्ट ट्यूब। इसमें पहले से हमारा सॉल्वेंट रहता है, लिक्विड में रहता है, और उसमें डाल क्या देते हैं हम? सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर कैसे रहते हैं? नॉन वोलेटाइल। तो हर बार की तरह सेम से वही कहानी है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे बिफोर और आफ्टर, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे बिफोर और आफ्टर, तो हमें पता है कि इंप्यूरिटी डालने से, सरफेस एरिया कवर होने से जो उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो अब हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, हमें मोर टेम्परेचर देना होगा। कहां पहुंचाने के लिए? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे पहुंचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमारी बीपी घट चुकी है, तो उस जगह पे अब हमको लेके जाना है। किस जगह पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ज्यादा गर्म करेंगे, तो ज्यादा गर्म करने का मतलब इनिशियल टेम्परेचर कम होगा और फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा। और अगर इसका डिफरेंस देख लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लीजिए, तो टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, और ये जो हमारी क्वांटिटी है यही तो एलिवेशन ऑफ बीपी है, और कुछ नहीं है। ये लिख लीजिए। और ज्यादा डिटेल समझने के लिए एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, ताकि वो आपको पता चले कि बीपी क्यों बढ़ा है। तो वी नो दैट, थोड़ा तेजी में लिखिए, व्हेन वी ऐड एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये जो फोटो में आपको दिख रहा है, व्हेन वी ऐड एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन एनी सॉल्वेंट, तो क्या कहानी बदलेगी? देन मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू अचीव मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू अचीव। क्या अचीव करने के लिए? तो अचीव करना है हमको फिर से वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार, अप्रॉक्स 1 बार या 103 बार।
अगर इस प्रेशर को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर के बाद एक 2 लिख लीजिए, रिक्वायर्ड टू अचीव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm या 1 बार क्या है ये प्रेशर है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से डिजाइन की गई है। अब ये जो हमारा मोर टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर is called as elevation of बीपी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटी डालने से क्यों बीपी बढ़ी, क्योंकि डालने से इंप्यूरिटी क्या हुआ था कि हमारा वेपर प्रेशर घट गया था, सरफेस पे इंप्यूरिटी ने नॉन वोलेटाइल ने जगह ले लिया था जो बीपी को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ा था और जो एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ा था वही इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या एलिवेशन ऑफ बीपी। तो ये क्लियर हो गया कि बीपी बढ़ेगा। अब इसको रब करके बीपी का एक ग्राफ डिस्कस करेंगे जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए जल्दी से हम इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम अपने एलिवेशन ऑफ बीपी का एक ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ किस चीज के बीच में प्लॉट किया जाएगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो वाई एक्सिस पे रहेगा हमारा वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा टेम्परेचर। अब हमें पता है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। तो पहले हम सॉल्वेंट के लिए बना लेंगे और फिर सॉल्यूशन के लिए। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर ये सॉल्वेंट का लिए देखिए, तो जहां पे ये जाके टच करेगा वही उसका बीपी होगा। कहां पे, जहां पे बीपी कितना होगा, मैंने बोला आपको एटमॉस्फेरिक बीपी। देखिए जाके ये अगर टच किया तो मैंने आपको बोला था क्या होना चाहिए 1 atm और 1.013 बार। इस पॉइंट को टच कर देगा वही टेम्परेचर इसका क्या होगा, देखिए वही टेम्परेचर तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। सॉरी, और प्योर फॉर्म की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि अभी किसका ले रहे हैं हम, सॉल्वेंट का। अब जब सॉल्यूट का लेंगे तो आप गेस कीजिए क्या होगा। और ये जो बीपी भी आया वो किसका आया, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एटमॉस्फेरिक पे आ गया। तो बीपी ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन का जब सॉल्यूट ऐड हो गया, तो सॉल्यूट ऐड होता है तो हमें पता है कि सॉल्यूट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल है तो क्या करेगा, हमको हमारा बीपी डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ इसके नीचे ही जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे जाएगा, इसके नीचे एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ेगा। क्या यहाँ पे आने पे ये इसका बीपी होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस ब्लैक लाइन ने अब तक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच नहीं किया है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करने के लिए हमें और बॉयल करना पड़ेगा, इससे ज्यादा गर्म करना होगा, और गर्म करके जाएंगे यहाँ पे, तब जाके इसकी बीपी यहाँ पे आएगी टीबी। क्लियर है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि टीबी नॉट इक्वल टू बीपी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये ग्राफ किसका था, सॉल्वेंट का, बीपी ऑफ सॉल्वेंट, और टीबी क्या हो जाएगा, बीपी ऑफ सॉल्यूशन। इस ग्राफ को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्यूशन, अब ये बीपी ऑफ सॉल्वेंट था तो ये क्या हो जाएगा, बीपी ऑफ सॉल्यूशन। इस ग्राफ को मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये ग्राफ क्यों बना, क्या इसका कारण था। वाई एक्सिस पे बीपी लिया, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया। ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है, पहले सॉल्वेंट का डाला, सॉल्वेंट का ग्राफ टेम्परेचर के रेफरेंस में आगे बढ़ रहा था। जब आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली वो अचीव कर गया वीपी उसका 1 atm के बराबर, उसी पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सब कुछ इसका सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूट ऐड हो गया नॉन वोलेटाइल,
तो जरूर नॉन वोलेटाइल ऐड होने से उनकी वीपी गिरी है। तो देखिए इतना नीचे से शुरू हुआ, बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल, इस पॉइंट पे आने से बीपी नहीं आया, क्योंकि इस ग्राफ को कहां टच करना है, 1 एटमॉस्फेरिक वाले वेपर प्रेशर के लाइन को टच करना है। तो और टेम्परेचर बढ़ाना होगा। देखिए एलिवेशन इन बीपी, इतना टेम्परेचर बढ़ाएं तब जाके इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बीपी किसका आया, सॉल्यूशन का। और दोनों के गैप जो होंगे डिफरेंस, उसको क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी। लिख लीजिए डेल्टा टीबी, ये वाले गैप। अब कह रहे हैं इसको अच्छे से समझिए कि ये डेल्टा टीवी ये क्यों टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, आखिर क्यों, ये जो यहाँ पे बॉयल हो रहा था सॉल्वेंट सॉल्यूशन को इतना एक्स्ट्रा क्यों टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो इसका भी कारण वहीं पे छुपा हुआ है, RLVP, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ने हमारे वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया था और हमें वेपर प्रेशर के पास पहुंचना था, तो हमें और बॉयल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एटमॉस्फेरिक पे जाना था, हमारा VP डाउन था और हमें जाना था ATM पे। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए और बॉयल करना पड़ा, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन था, हमारा RLVP। तो यहां से एक चीज कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी क्या होगा, देखिए डेल्टा टीबी, तो देखिए बड़ी वैल्यू कौन है, टीबी, इसमें से वैल्यू घटेगी कौन, टीबी नॉट। तो टीबी किसका है, आपको ही पता है, टीबी देखिए सॉल्यूशन का है और एक किसका है, सॉल्वेंट का। बहुत ध्यान से इस ग्राफ को एक और बार देखिए तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए। और ये क्या हमारा एलिवेशन ऑफ बीपी यही है। बहुत ध्यान से इस ग्राफ को देखिएगा तो आपको एक चीज पता चलेगी, देखिए क्या, जितना वेपर प्रेशर घटेगा, ये कर्व जितना बढ़ेगा, ये गैप जितना बढ़ेगा, ये गैप भी इतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये गैप जितना बढ़ते जाएगा, ये गैप भी इतना ही बढ़ते जाएगा। तो इसे क्या कह सकते हैं कि जितना वीपी का लोअरिंग होगा उतना ही टीबी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारा ये ब्लू और ब्लैक में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में वीपी का डिक्रीमेंट 1 यूनिट है, तो यहाँ भी 1 यूनिट आगे आए हैं। अगर यहाँ 2 यूनिट होता तो यहाँ भी 2 यूनिट आगे आते हैं, तो ये भी बढ़ता। तो क्या कह सकते हैं इससे कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, चेंज इन या डिफरेंस इन प्रेशर के। प्रेशर का डिफरेंस कहां से आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाले सेक्शन में, और इस सेक्शन में क्या आ रहा है हमारा, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर को स्टार से देते हैं और प्रेशर को V से। तो ये हो गया आपका स्टार टेम्परेचर का, ये हो गया प्रेशर का हैशटैग। क्लियर है। तो अब आखिर ये डेल्टा प्रेशर में डिफरेंस क्यों हुआ, फिर बात घूम के वहीं आ रही है कि प्रेशर में डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि RLVP लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ था। तो RLVP ने जो जितना वेपर प्रेशर गिरेगा उतना ही ज्यादा ये टर्म बढ़ेगा बीपी का, ये जितना बढ़ेगा ये भी इतना ही बढ़ेगा करस्पॉन्डिंग। तो इसलिए ये रिलेशन हम इजिली कह सकते हैं। एक चीज आप और नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा टीपी होने से क्या होगा कि RLVP गिरा है, तो RLVP गिरने से हमें मोर हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल होगी। सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल, इसीलिए क्या होता है हमारा एलिवेशन इन बीपी। और ये एलिवेशन इन बीपी डायरेक्टली किसके लिए हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन वीपी, वेपर प्रेशर के जो डिफरेंस हो गए। बस इस कर्व का फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो फाइनल कंक्लूजन इस कर्व का आप लिख सकते हैं कि हमेशा जब आप देखेंगे तो वीपी कर्व किसका, सॉल्यूशन का, ब्लैक लाइन हमेशा नीचे रहेगा, किससे, सॉल्वेंट से। तो ये चीज कंक्लूड कर लीजिए कि द वेपर कर्व फॉर सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर कर्व for solution, the vapor pressure curve for solution lies below the curve for किसके, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या रहता है इन जनरल, प्योर वाटर। तो इस ग्राफ को आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस ग्राफ को रब करेंगे और आगे इस ग्राफ से क्या क्या हमारे फॉर्मूला आएंगे हम उनको नोट डाउन करेंगे। तो पहले हम इसको रब कर लेंगे। तो हमने एलिवेशन इन बीपी का कर्व अभी देखा, कर्व मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं किसके लिए, और
डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो वो लिख लीजिए, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, और स्मॉल एम आपको अच्छे से पता है क्या होता है, मोलालिटी। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालना होगा, तो डेल्टा टीबी और यहाँ पे क्या डाल देंगे, केबी टू एम। तो यहाँ पे केबी क्या हो गया वो भी आपको लिखना होगा। केबी के बहुत सारे नेम हैं, पहले हम सबसे सिंपलर लिखेंगे बीपी एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसके वेरियस नाम है, और लगा के हम और लिख सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और नाम चाहिए तो इसका बहुत अच्छा नाम है यूबलिस्कोपिक, EUBLISCOPI कांस्टेंट, यूबलिस्कोपिक कांस्टेंट। तो अब ये जब हम जान गए हैं तो यहाँ के आगे हम देखना चाहेंगे कि इसका हम और क्या क्या इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हम इसको एक ब्रैकेट में डाल लेंगे क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया है। यहां से हम केबी की यूनिट देख सकते हैं, यूनिट ऑफ केबी। अब यहाँ पे देखिए टीबी क्या होता है, टेम्परेचर से, केल्विन, और ये क्या होता है, मोलालिटी। मोलालिटी को कैसे लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल। तो एक तो हो गया केल्विन और दूसरा क्या हो गया हमारा, के पर मोल। तो किलोग्राम, सॉरी मोलालिटी है किलोग्राम पर मोल, तो केजी पर मोल। या दूसरा तरीका से भी आजकल इसको लिखते हैं, किसी और बुक में देखिएगा तो वो क्या करेंगे, इस के को लोग डिग्री सेल्सियस से कर देते हैं और इसको एम से मोलल ले लेते हैं, मोलल का पावर -1, क्योंकि ये इधर जाएगा। देखिए टीबी ऊपर, टीबी के डिग्री सेल्सियस में, और ये एम नीचे जाएगा तो मोलल पर -1, ठीक है, इनवर्स। अब ये आप अगर समझ गए हैं तो एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। केबी फॉर वाटर की वैल्यू जो आपके प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, केबी फॉर वाटर वैल्यू इज 0.52। बहुत जगह आपको काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और यूनिट फिर से वही केजी पर मोल। कुछ टेक्स्ट बुक्स में डिग्री सेल्सियस पर मोलल भी दिया रहेगा। हम भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें भी ऐसे ऐसी चीजें मिलेगी। अब देखिए मोलालिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलालिटी क्या होता है हमें पता है। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स, सॉल्यूट का 2 वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता था, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का 1, और उसको केजी में करना रहता था। इतना सबके लिए क्लियर है। इसको बस ऊपर नीचे कर लीजिए। तो 1000 कहां जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा, ऊपर का W2 ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या है W1 पहले से है, और एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा M2। इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, दोनों में दोनों इक्वेशन आपको काम आएंगे। एक इक्वेशन ये है, एक ये है, ये 1000 है। अब अगर आप ये समझ गए हैं तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू ऑफ m। ध्यान रहे ये दोनों दो इक्वेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो मैं इसको दोनों को अलग कर देता हूं। पहली बार में ये इक्वेशन है और दूसरी बार में उसी इक्वेशन को फिर से लिखा गया है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब क्या कीजिए, m की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो लिख दीजिए सब्स्टिट्यूटिंग या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टीबी बाई के बी। तो m की वैल्यू क्लियर है, क्या हो जाएगी, डेल्टा टीबी बाई के बी। तो मैं डेल्टा टीबी को इधर रखता हूं और बाई के बी है तो ऊपर आ जाएगा के बी। अब ऊपर के बी आ गया तो बच क्या क्या क्या, देखिए 1000 इंटू W2, और न्यूमरेटर में क्या कोई चेंजेज आएगा क्या, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, W1 इंटू M2। फिर से देख लीजिए मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट 2 से, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास ऑफ सॉल्वेंट 1 से, मास
केजी में 1000 से डिवीजन, बस ऊपर नीचे कर दिया। अब यहां से m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, m इक्वल टू डेल्टा टी बाई केबी, डेल्टा टीबी बाई केबी ऊपर आया 1000, W2 W1 M2 सब कुछ कॉपी हो गया। अब यहां से हमें देखिए हमारा टॉपिक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो हम M2 के टर्म में निकाल लेंगे तो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें फायदा होगा। डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, आंसर आते जाएंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सिर्फ M2 इधर जाएगा और डेल्टा टीवी इधर आएगा, बाकी कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। केबी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी इंटू W1। आप एक बार मैच कर लीजिए M2 की वैल्यू, केवी इंटू 1000 बाई W2, सॉरी केवी इंटू 1000 इंटू W2 डेल्टा टीवी बाई W1। कुछ भी नहीं हुआ, ये M2 इधर आ गया, ये डेल्टा टीवी इधर आ गया। तो जब आप इतना जान गए तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा वो है आपके लिए केबी की इक्वेशन। आप एज इट इज लिख लीजिए, आपको डायरेक्टली कंपटीशन में केबी की जरूरत पड़ जाएगी। केबी इक्वल टू RM1 इंटू टीबी स्क्वायर, मैं हर टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेल्टा वेपोराइजेशन H। अब इसको समझिए, केबी निकालना है, केबी हमें पता है हमारा केबी क्या है, ठीक है। R गैस कांस्टेंट, M1 1 से क्या होता है हमारा सॉल्वेंट, M मतलब मोलर मास, टीबी हमने पढ़ा है किसके लिए बॉइलिंग पॉइंट 1000, डेल्टा वेपोराइजेशन H आपके लिए नया लिख लीजिए, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। बाकी सारे टर्म्स पहले से नोन है इसलिए मैंने नहीं लिखा, गैस कांस्टेंट, मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड मल्टीप्लायर है। डेल्टा वेपोराइजेशन आपके लिए जरूरी था, वो क्या था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब कुछ चीजें आप जान गए तो हम कह सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बीपी जो हमारा सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसके थ्योरेटिकल सारे चीजें हमने कवर कर ली, सारे वो वैल्यूज हमने फॉर्मूला बॉक्सेस में डाल दिए। अब इन सब का यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले मैं इसको जल्दी से रब कर देता हूं और लेके चलता हूं आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स। एलिवेशन ऑफ बीपी के सारे थ्योरी किए, उनके ग्राफ्स किए, अब न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे आए हैं। एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ गिवन है, उसका सॉल्यूशन करेंगे, पढ़ते जाएंगे और गिवन डेटा लिखते जाएंगे। तो देखिए द बीपी ऑफ बेंजीन, बेंजीन का देखिए यहाँ बीपी दिया हुआ है और जब उसका डिसॉल्व हो गया उसके बाद उसका इंक्रीज बीपी भी दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंस इन बीपी निकालना हो डेल्टा टीबी, तो देखिए बड़ी वाली वैल्यू क्या है 354.11 के और उसमें से घटा लीजिए 353.23 के, ये आपकी आ जाएगी डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 54 में से 53 घटाएंगे, ओवरऑल आ जाएगी 0.88 के। तो डेल्टा टीबी का काम हो गया आपका ये दोनों का। अब देखिए व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो डिसॉल्व हुआ है उसका वेट कितना है, और सॉल्यूट के लिए क्या लिखते हैं हम 1, एक डेटा यहां से मिल गया। अब कह रहा 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम ऑफ जो बेंजीन है वो क्या है, बेंजीन हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट है। सारा गिवन डेटा हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमें फार्मूला जानना होगा, फार्मूला हमें पता है, हम डिराइव किया हुआ है, लिख लीजिए। वी नो दैट, निकालना क्या है, किसके लिए फार्मूला, एक और चीज यहाँ दी हुई है देखिए केबी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मींस 2, तो M2, तो M2 का फार्मूला लिख लीजिए और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। M2 इक्वल टू के 1000 इंटू W2 इंटू केबी, जाके देखिए हमने निकाले हुए हैं 1000 इंटू W2 इंटू केबी डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी इंटू W1। तो देखिए सारी वैल्यू आपको गिवन है, W2 गिवन है, केबी गिवन है, डेल्टा टीबी गिवन है और W1 भी गिवन है। तो सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए बहुत जल्दी जल्दी और M2 की वैल्यू निकाल लीजिए। M2 1000, W2 1.180 ग्राम, केबी 2.53 kg पर मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी 0.88 के इंटू W1 90 ग्राम। जब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए M2 क्या आएगा,
पहले आप बिल्कुल केयरफुली देख लीजिएगा कि आपका सारा डेटा सही हो। तो 1000 तो आपको लिखना ही है, फॉर्मूला में है। W2 आपका 1.80 ग्राम है, और आपका केबी कितना है 2.53 यहाँ से, और आपका 0.88 क्या है आपका डेल्टा टीबी यहाँ हमने निकाला हुआ है, और 90 ग्राम क्या आपका W2 90 ग्राम सॉरी W1 है, तो W1 ही डालना है 90 ग्राम। सबको जब आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 58, और मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम पर मोल। तो यही आपका आंसर हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पर अंडर द टॉपिक एलिवेशन ऑफ बीपी। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, गिवन डेटा देखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज भी यहाँ सॉल्यूट है और वो सॉल्वेंट है। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का वेट हो गया 18 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ निकाल लेंगे। देखिए C6H12O6, कार्बन का 12 होता है, 12 into 6 72, हाइड्रोजन का 1 होता है 12 times 12, ऑक्सीजन का 16 होता है 16 into 6 96। ऐड करेंगे तो देख लीजिए 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा किसका, M2 का, सॉल्यूट का। अब जब वेट भी पता है हमको और मॉलिक्यूलर भी वेट भी पता है, तो इसके मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स किसके, ग्लूकोज के। तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएगा 0.1 पर मोल। आई गेस ग्राम ग्राम कट गया, मोल ऊपर जाएगा, पर नहीं। देखिए मोल अभी नीचे में पर है, ऊपर जाके सीधे न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो मोल्स निकल गए कितने हमारे ग्लूकोज के, 0.1 मोल। अब देखिए अगला मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना, कितना दिया हुआ है 1 kg। तो एक और इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब कह रहा है केबी भी गिवन है हमें, देखिए केबी भी गिवन है। अब एक फॉर्मूला हमें पता है, हम उसको लगा सकते हैं फॉर वाटर चेंज इन बीपी। याद कीजिए बीपी में हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी हमें गिवन है और एम हमने निकाल लिया है, तो डालिए वैल्यू दोनों का। केबी का वैल्यू ऊपर से डालिए 0.52 kg पर मोल, मल्टीप्लाई किससे करना है, एम से। एम की वैल्यू कितनी आई है 0.1 मोल। मोलालिटी की वैल्यू चेक कीजिए, मोलालिटी हमने अभी निकाला ही नहीं, मोल्स आ गए हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट एम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए एम मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी बहुत बार निकाला हमने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी कितना आ जाएगा 0.1 मोल, और ये 1 क्या था हमारा केजी में था। देखिए जाके यहां तो मोलालिटी भी निकल गई। क्यों, क्योंकि हमने पहले से हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल के रखा था, बस मोलालिटी के लिए दोनों को डिवाइड करना था। तो मोल्स देखिए 0.1 पर मोल, और मास दिया हुआ था सॉल्वेंट का केजी में, तो मोलालिटी हो गई 0.1 मोल पर केजी। तो वही वैल्यू यहां आ जाएगी मोलालिटी की, सिमिलर यहां से 0.1 मोल पर केजी। क्लियर है। अब दोनों को सोल्व कीजिए और देखिए डेल्टा टीबी आता कितना है। तो जब 0.52, देखिए ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ केजी ऊपर है मोल नीचे, यहाँ मोल ऊपर केजी नीचे, वो सारे जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.052 केल्विन। ये चेंज इन टेम्परेचर आया, बट हमको पता है कि वाटर बॉयल कितने पे होता है। वी नो दैट वाटर बॉयल्स एट, वाटर कितने पे बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में क्या होगा 373.1 केल्विन, और उस समय इसका प्रेशर क्या रहता है 0.013 बार। क्लियर है आपको, मैंने पहले भी बताया आपको। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का निकालना है, बीपी किसका, वाटर का निकाल लिया आपने। अब बीपी आप किसका निकालेंगे, बीपी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो पुरानी वैल्यू है 373.15 के, इसमें ऐड हो जाएगा नया वाला, तो 0.05
2K। जब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो देख लीजिए वैल्यू क्या आ जाएगी 373, तो वही रहेगा और ये लोग ऐड होके क्या हो जाएंगे 202K। देख लीजिए यही आपका आंसर होगा। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफली बता दूं, हमें सॉल्यूट के मोल्स वेट दिए हुए थे, हमने उनका मॉलिक्यूलर वेट लिया, यूज करके मोल्स निकाल लिए। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ था, दोनों को यूज करके मोलालिटी निकाल ली, वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी निकल गई तो हमें ये फार्मूला पता है डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू एम। केवी गिवन है हमारा, एम हमने निकाल लिया है, सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ गया 0.052K। अब हमें पता है कि वह पानी कितने पे गर्म होता है, तो 373.15 केल्विन पे। कब? जब हमारा प्रेशर वेपर प्रेशर 1 atm या 1.013 बार हो। बट हमें बीपी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो ये तो रहेगा ही प्लस इंक्रीमेंटेड वैल्यू ये है, दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया 373.202। इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म होता है। आज का टॉपिक था हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड टाइप था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो आप अच्छे से वीडियो को पढ़िए, कोई भी डाउट रह जाए तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। थैंक यू।